फवाद हसन फवाद, नैब के शिकंजे में इल्जामात की तवील फहरिस्त। मुतनाज़ा अहकामात, सीएनजी स्टेशन की मंजूरी, खजाने को भारी नुकसान। बिना इजाजत नौकरी, मनपसंद अफराद को ठेके आमदन से जायद असासे बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक बड़े इंपॉर्टेंट आप कहा जाए जी के इस वक्त द मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट, अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें पाकिस्तान की, नवाज शरीफ साहब के दौर में फवाद हसन फवाद साहब आज नैब की तहवील में हमें आते हुए नजर आए। उनकी आज नैब में पेशी थी 5 जुलाई को और उनसे सवाल जवाब होने थे आशियाना इकबाल स्कैम के हवाले से। अगर तफसीलन उन इल्जामात की फहरिस्त में जाएं तो उसमें एक इल्जाम यह भी है, क्योंकि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हासिल किए, क्योंकि उन्होंने एक निजी बैंक में नौकरी करी गैर कानूनी तौर पर, जो उन्होंने सितंबर 2015 से दिसंबर 2016 के दरमियान करी है। और ये नौकरी उन्होंने जो है बैंक अल्फला में एक निजी बैंक में की और डॉक्यूमेंट्स और उनकी सैलरी जो थी वो तकरीबन उनका पैकेज 3,25,000 रुपए का था। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट आशियाना इकबाल का कैंसिल किया गैर कानूनी तौर पर नैब के मुताबिक। इन्होंने इन पर असासे यानी एसेट बियॉन्ड मीन्स का जो इस वक्त इल्जाम है उसकी भी तहकीकात नैब कर रहा है। तो देयर आर मेनी एलिगेशंस इस वक्त फवाद हसन फवाद साहब पर। और आज चीमा साहब के बाद एक और बड़ा इस वक्त अरेस्ट हुआ है ये ब्यूरोक्रेसी में। यकीनी तौर पर इनसे मजीद इंकशाफात भी होंगे इन डॉक्यूमेंट्स और इनकी तफसील में जाने से पहले और इन इल्जामात की जो इम्प्लीकेशंस हैं सियासत पर और पाकिस्तान के ओवरऑल, इस पर जाने से पहले बड़ा जरूरी है कि हम ये जानें कि पस मंजर क्या है इस गिरफ्तारी का। और पस मंजर जानने के लिए तो डीजी नैब जो लाहौर है उनसे हमने बात करी और आशियाना इकबाल के हवाले से, इस केस के हवाले से फवाद हसन फवाद साहब क्या नैब के साथ कोऑपरेट कर रहे थे या नैब के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ये सवाल पूछा। और डीजी नैब लाहौर ने इसका जवाब क्या दिया कि आज 5 जुलाई को उन्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। जरा सुने उन्होंने क्या कहा डीजी नैब लाहौर ने। इससे पहले हमने फवाद साहब को भी बुलाया था, उन्हें भी कुछ सवाल पूछे थे, उन्होंने भी हमें मुकम्मल जवाब अभी तक नहीं दिए। उनके पास क्वेश्चन था और उन्होंने आना भी था 3 तारीख को। तो आज उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें उनकी कमिटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया हुआ, तो शायद वो 5 को आएंगे। सवाल जवाब भेजे गए, क्वेश्चनियर भेजा गया, फवाद हसन फवाद ने जवाब नहीं दिया। आज जब नैब में पेश हुए तो इसी वजह से शायद ये अरेस्ट का मामला हुआ, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। डीजी नैब ने कहा कि उनसे सवाल जो पूछे गए उसका जवाब उनकी तरफ से मौसूल नहीं हुआ कि मसरूफ हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं। ये मामला हमें आते हुए सामने नजर आए। तो डीजी नैब की आपने साउंड बाइट सुनी। और भी इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे यानी इस केस से मुतालिक आशियाना इकबाल का जो मामला है 66 मिलियन रुपीस, इसमें जो कहा जा रहा है जी एक्सचेकर को लॉस है और 3.5 अरब रुपए का जो लॉस है वो कॉस्ट एस्केलेशन की वजह से हुआ है। इस अहम तरीन मंसूबे में कौन से अहम तरीन सियासी नाम हो सकते हैं ये मैं आगे चल के आपको प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं क्योंकि जो उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ जिसमें तकरीबन उनकी तनख्वाह 3,25,000 रुपए थी फवाद हसन फवाद की। और ये इल्जाम है जी कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर एक निजी बैंक में नौकरी करी जबकि ये सरकारी मुलाजिम थे। और इसके मुताबिक इनकी बेसिक सैलरी 1,81,000 थी, इनका हाउस रेंट अलाउंस 72,000 उस बैंक में था, इनकी यूटिलिटीज 18,000 रुपए, टाइटल अलाउंस, इसके अलावा टेलीफोन, रेजिडेंस, फर्नीचर, दीगर जो सब मरात मिला के 3,25,000 रुपए इनकी सैलरी। 1 से 1.5 साल इन्होंने वहां काम किया उस बैंक के अंदर जबकि सरकारी मुलाजिम थे। ये तो बड़ा छोटा मामला है, बड़े बड़े और मामले हैं। ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब और आपको दिखाएंगे भी कि आगे कौन कौन लोग, कौन सी शख्सियात, डीजी नैब ने जो हमसे बात की कि कौन से मुलविस पैरागॉन की तरफ से, आशियाना की तरफ से, हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आपके सामने अभी रखा है जी कि क्या इल्जामात लगे हैं इस पर फवाद हसन फवाद साहब पर और फवाद हसन फवाद को अरेस्ट क्यों किया। डीजी नैब की ज़बानी आपने
खुद सुना इन मामलात को कि वो कहते हैं कि सवालनामा भेजा गया, जवाब आया नहीं, कहा गया जी कि आज मसरूफ हूँ, आज इधर हूँ, पेश नहीं हुआ, और फिर आज आखिरकार 5 जुलाई को जब पेशी थी तो नैब की तरफ से ये एक्शन लिया गया, तहवील में उनको लिया गया आशियाना इकबाल स्कैम में। इसके अलावा आपको बताया सितंबर 2005 से जुलाई 2015 से जुलाई 2016 के दरमियान उनकी एक एम्प्लॉयमेंट थी एक निजी बैंक में फवाद हसन फवाद की, जो गैर कानूनी थी सरकारी नौकरी होते हुए। इसके अलावा एसेट बियॉन्ड मींस का एक अलग केस है, और इसी तरीके से आशियाना इकबाल में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ये गैर कानूनी था अकॉर्डिंग टू नैब, ये भी इंपॉर्टेंट मामला है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, माशी उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। मेरे साथ मोहसिन बे तज्ज़िया निगार मौजूद है इस्लामाबाद में। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया है। मोहसिन बे साहब, फवाद हसन फवाद कितना बड़ा इस वक्त अरेस्ट, कितना सिंबॉलिक वैल्यू इसकी वैसे आप समझते हैं इंपॉर्टेंस है इंकिशाफात के लिहाज से, कितना ये इंपैक्ट करेगा इस वक्त पूरे सियासी माहौल को, क्या देखते हैं आप मोहसिन बेग साहब? बहुत शुक्रिया। बेसिकली फवाद साहब बहुत अरसे से प्रोसिक्यूशन को, नैब को और बहुत से स्कैंडल्स में इनकी पब्लिसिटी होती रही। एक्चुअली आप देखिए कि अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कि एक शख्स जो कि सिविल सर्वेंट है और उसको तो आवाम का नौकर होना चाहिए, लेकिन ये करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मिल जाते हैं। और ये इन साहब का तो बहुत अरसे से मीडिया में चलता आ रहा था, वैसे भी बहुत सी खबरें थीं। बेसिकली ये उनके एक किस्म के नवाज शरीफ साहब के फ्रंट मैन बन गए, और इन्होंने जितने ट्रैवल गैर मुल्क कंट्रीज़ में किए, बाहर के दौरे किए, उसमें चाइना, टर्की के बहुत सारे इनके विजिट हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम नहीं है कि आप बाहर जाएं और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉच करें या उसको मनूवर करवाएं। यहाँ पे भी अभी जिस केस में ये अरेस्ट हुए हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अरेस्ट है, और ब्यूरोक्रेसी में जो ऐसे लोग हैं, इन जैसे लोग जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं और आवाम को और उस मुल्क को भूल जाते हैं, इनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान होना चाहिए, इनकी प्रायोरिटी जो है वो अवाम होनी चाहिए, ना कि वो हुक्मरान जो करप्शन करते हैं और ये उसका पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं। अब इनका एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी हुआ जिसमें बहुत शोर मचा, वो CDA का कॉन्ट्रैक्ट था इस्लामाबाद, पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, हाईवे पे। वो इन्होंने लोएस्ट बिडर से कैंसिल करवा के अपने ही एक कॉन्ट्रैक्टर को, जो इनका ज़ाती प्लाजा भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको 10 बिलियन एक्स्ट्रा करके दिया गया। लेकिन वो केस आई डोंट नो, इंक्वायरी से आगे नहीं बढ़ा अभी तक। और जिस शख्स को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसको भी बाद में इन्होंने कंपनसेट किया, उसको एक जगह लगा के। तो बेसिकली इनका तो ये पंडोरा बॉक्स बहुत बड़ा है, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी जो चीज़ें हैं। और जिस अल्फला बैंक में ये जॉब कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि ये एक और कंपनी थी, जंगीर सिद्दीकी एंड कंपनी, जिनका JS बैंक है, ये उसमें भी थे। और अभी इनका जो मॉल बन रहा है उसमें वो पार्टनर भी हैं। मतलब एक ब्यूरोक्रेट बिजनेस भी कर रहा है, प्राइवेट जॉब्स भी कर रहा है, और इतनी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व है, और वो स्कॉट फ्री जा रहा है। उसको जब नैब बुलाती है तो वो नैब को भी इतना नीचा देखता है कि वो उसके यहाँ पेश होना गवारा नहीं करता, एंड ही थिंक्स कि ये बहुत पावरफुल आदमी है। तो मेरे ख्याल में ये अरेस्ट जो है ये काफ़ी सारी चीज़ों को लीड करेगी, क्योंकि इन साहब के खाते काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये समझते हैं कि मेरा एहतसाब नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ये रवायत अच्छी है कि आप पावरफुल लोगों को, बजाय इसके कि आप छोटे लोगों को जो बेचारे मुतहत होते हैं, आप उनको पकड़ के, और बड़े लोगों को आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते। मेरे ख्याल में इनकी अरेस्ट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें निकलेंगी जो मुल्क और कौम का नुकसान इन्होंने किया है, और ऐसे हुक्मरानों के साथ मिलकर जो करप्शन की है उसका हिसाब होना चाहिए। और ये एक अच्छी बात है कि अगर आपने कुछ नहीं किया, आप समझते हैं कि आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, तो आप अपना आप प्रूफ कीजिए और घर जाइए। अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर किया है तो उसका हिसाब दें इस कौम को, विच इज वेरी सिंपल। अच्छा, ये जो बात है इस वक्त आपने जो करी कि बड़े नाम, तो ये बड़े नामों के हवाले से एक सवाल जो हमने यही पूछा DG नैब से जब हमने बात कर रहे थे, ये कल हमारी बात हुई थी कि इस केस के अंदर आशियाना इकबाल में सब में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नाम इसमें मुलव्विस हैं, यानी जो मोहरे हिला रहे थे, वो कौन थे, यानी पैरागॉन का मालिक कौन है, या फवाद हसन फवाद को कौन कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, या अहद चीमा को किसने कहा। तो ये DG नैब से पूछा था हमने, तो उन्होंने क्या कहा था, फिर इस पे फरूख सलीम साहब से की बात भी करते हैं, गुफ्तगू भी शामिल करते हैं। लेकिन पहले इस तरह सुने कि DG नैब लाहौर से जब पूछा इस केस से मुतालिक तो उन्होंने किस तरफ हिंट किया। लेट्स हियर दिस फर्स्ट।
जो 6 नाम अक्यूज के तौर पर हैं, इसमें कोई अहम शख्सियात जो इनके ऊपर इन मामलात को चला रही थी, क्या वहां तक बात गई इन्वेस्टिगेशंस में, या वहां तक कुछ आपको शुबा या शकूक या अक्यूज में नाम आए जो इनको चलाते थे, जो वुज़रा थे, यानी जो जिनके मातहत ये सारे काम हो रहे थे, या जाएगी बात आगे? मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें शायद आप लोगों के इल्म में नहीं है, हमने आज ही इसके अंदर जो ये इसमें जो साद रफीक साहब हैं जी, इनको नोटिस किया हुआ था कि पीएलडीसी के अंदर बहुत वाज़े तौर पे हमें ये चीज सबूत सामने नजर आ रहे हैं कि पैरागॉन जो है इसकी असल मालिक पैरागॉन है, और पैरागॉन के असल मालिक जो हैं वो अभी तक जो हमें सबूत नजर आ रहे हैं वो सारी चीजें आपकी तरफ जा रही हैं। तो आप आज तशरीफ लाएं और नैब की सीएटी के सामने इस बात को क्लियर करें कि इस केस के अंदर आपका एक बुनियादी किरदार है, और अगर ये नहीं है तो आप हमें जस्टिफाई करें। तो उन्होंने ये लाने टाइप करके भेज दिया है कि जी मैं बिजी हूँ और इसलिए मैं नहीं आ सकता, और इस वजह से आप इसको इलेक्शन के बाद हमसे पूछिएगा। सही। अच्छा, तो ये तो चले, ये उनका जवाब था, तो अब आपकी तरफ से क्या इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जी बिल्कुल, उसको हम बिल्कुल चेयरमैन के इल्म में ये बात लाएंगे कि इन्होंने इसमें हमें कोऑपरेट नहीं किया। जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, जिस जॉइंट वेंचर की बात हो रही है, डीजी नैब कहते हैं कि इनको ये शक है या इनके एविडेंस इस तरह से हिंट करते हैं कि साद रफीक साहब की जो कंपनी पैरागॉन वो मुबैना तौर पे वाज द मेन बेनिफिशरी, और वो उसके मालिक हैं, जो आपने गुफ्तगू सुनी डीजी नैब की। तो फरूख सलीम साहब, ये तो बड़े बड़े नाम है। अब ख्वाजा साद रफीक इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इतने मसरूफ है कि नैब में पेश भी नहीं हो रहे, और अब इलेक्शन में वैसी कोई गिरफ्तारी भी नहीं होनी, आगे केस भी मुझे नहीं लगता आगे बढ़ना है, क्या होना है। लेकिन ये आपको लगता है, ये जिस तरह मोहसिन बेग साहब ने कहा कि ये लीड करेगा ये केस, साद रफीक इज द नेक्स्ट, आपको लगता है अरेस्ट? डू यू थिंक अगर इस लाइन में अगर चला जाए, इसी ऑर्डर में चला जाए तो? देखिए, एक तफरीक कर लीजिए शोर में और एक्शन में जी। ये शोर शुरू हुआ है अप्रैल 2016 में, जब वो पैनामा पेपर के इंकशाफात जो हैं वो सामने आए। अप्रैल 2016 से फिर जुलाई 2017 पे पहुंच गए, और जुलाई 2017 में नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया। अब हम बैठे हैं जुलाई 2018 में। ये पिछले 27 महीने का, 2 साल से जायद का जो ड्रामा है, इसमें सिवाय इसके कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, इसके अलावा अभी तक ज़मीनी हकीकत यह है कि शोर है, एक्शन कहीं नज़र नहीं आता। ऐसा शोर हमने पहले भी सुना था, डॉक्टर आसिम के ज़माने में, आपको याद होगा, मालूम नहीं 200-300-400 अरब रुपए के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए थे। कहा गया था कि फाइल जो है वो क्लोज एंड शट केस है, और बहुत लंबी लंबी कई 100 घंटों की जो उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड कर ली गई हैं। अब कहीं वो शोर खत्म हो गया है, डॉक्टर आसिम का शोर, और एक ये नया शोर शुरू हो गया है। अभी तक जो तब्दीली ज़मीनी हकीकत के हवाले से आई है वो पिछले 2.5 सालों में सिर्फ एक ही आई है कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। बाकी अभी तक मुझे सुभान साहब यही लग रहा है कि जितना है वो सब शोर है। जो बेसिक मॉडल है पाकिस्तान में बिजनेस करने का वो बड़ा वाज़े है, वो ये है कि आपने रियासती असासाजात जो हैं उनको उठा के अपनी प्राइवेट जेब में किस तरह डालना है। और सारे बिजनेस मॉडल में एक सियासतदान होता है, एक ब्यूरोक्रेट का मेंबर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, और ये तीनों हल्के मिलके जो है वो रियासती कारोबार को उठा के और रियासती असासाजात को उठा के अपनी प्राइवेट जेब में डालते हैं। ये मॉडल चल रहा है, ये मॉडल पाकिस्तान में बड़ा कामयाब मॉडल है, वेरी सक्सेसफुल मॉडल जा रहा है। और अभी तक जैसे मैंने कहा, मुझे शोर ज्यादा नजर आता है, इसमें एक्शन बहुत कम है। अगर आपने एक्शन देखना हो तो फिर आप मलेशिया की तरफ गौर करें कि मई की 10 तारीख सन 2018 को महातिर मोहम्मद ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया। आपने देखिए कि उसने 11 तारीख को क्या किया, उसने 12 तारीख को क्या किया, उसने 13 तारीख को क्या किया। उसने एक हफ्ते में एक टीम भेजी न्यूयॉर्क, और वहां पे पिछले वजीर आजम नजीब रजाक के अकाउंट फ्रीज करवाए गए। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की गई, खत लिखा गया कि हमारे पैसे जो पड़े हैं नजीब रजाक के अकाउंट में वो हमारी रियासत को वापस किए जाएं। इमीडिएटली एक टीम सिंगापुर भेजी गई, फिर एक टीम हांगकांग भेजी गई। सारी जगह नजीब रजाक के जो अकाउंट थे वो फ्रीज कर दिए गए, उनकी बीवी को और उनको एक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया गया। ये हो रहा है एक्शन।
एक हफ्ते में उन्होंने सारा एक्शन कर डाला और उसके बाद फिर उन्होंने मलेशिया की कश्ती की जो सिमत है उसको दुरुस्त करना शुरू कर दिया। हमारे यहां पिछले 2 साल से जायद गुजर गए हैं, शोर बेतहाशा नजर आ रहा है, मईशत की कश्ती जो है वो बढ़े चली जा रही है उस बर्फ के तौदे की तरफ, और टकराने में मैं समझता हूं कि तकरीबन 60-70 दिन बाकी रह गए हैं। एक्शन सुभान साहब मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, शोर ज्यादा है। आप एग्जैक्टली आई एग्री विद यू, लेकिन फरूख साहब ये तो जिस तरह से ये निजाम अब चल रहा था ये तो एक्सपोज हो रहा है, कम से कम ये पता चल रहा है कि ये इस तरह से, या आप समझते हैं कि इससे फायदा तो कुछ नहीं है अमली तौर पे? वी आर नॉट गेटिंग रिकवरीज, एनी ह्यूज रिकवरीज। 462 बिलियन डॉक्टर आसिम का केस था, अभी तक चल रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं है। फवाद हसन फवाद, अहाद चीमा, वहां से करोड़ों पे बरामद हो गए, अहाद चीमा के घर गाड़ियां बरामद हो गई, पैसे बरामद हो गए। लेकिन सर ये एक्सपोज तो हुआ है, ये पूरा सिस्टम नेक्सस एक्सपोज हो गया। क्या हो रहा है, किस तरह से लोग बैठ के क्या क्या कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग जो अपने आप को क्या क्या समझते थे वो अब गिरफ्त में आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव नहीं है, इसकी इस वैल्यू नहीं है इसकी आपकी नजर में फरोज साहब? देखिए, एक्सपोज आपने कहा, शायद उन लोगों की निगाहों में एक्सपोज हो रहा है जिनकी इतनी गहरी नजर ना हो। ये सारा मॉडल मैंने आपको बता दिया, ये जानने समझने सोचने वालों के सामने ये ऑलरेडी मॉडल एक्सपोज्ड है, उनको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरा बॉटम लाइन ये है कि जो 21 करोड़ पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए पिछले 2-2.5 सालों में कोई फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा। यहाँ ताकतवर तबकात जो हैं उनकी आपस में ताकत की जंग तो चल रही है, वो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। पिछले 6 महीनों में हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो मिनिमम 25 से 30% गरीब हो गया है। जैसे ही आपका रुपया गिरता है हम सब गरीब हो जाते हैं। यहाँ पे चाय की कीमत कोई 150 रुपया किलोग्राम बढ़ गई है, दालों की कीमत 30 से 40 रुपए किलो बढ़ गई है, पेट्रोल जो है वो 100 रुपए पे 100 रुपए में मिल रहा है, डीजल 120 रुपए पे पहुंचा हुआ है। ये सारी चीजें 21 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जरूरी हैं, उनका हाल बुरा हो रहा है। आप देखिए, अभी पिछले हफ्ते की बात है कि जो सनी अबाशा एक डिक्टेटर था नाइजीरिया का, उसमें $300 मिलियन उनके नाइजीरियन रियासत ने स्विस बैंक से वापस मंगवाए हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि 3 लाख गरीब तरीन खानदान जो नाइजीरिया के हैं उनमें ये पैसे बांटे जाएंगे। इस किस्म का कोई मामला पाकिस्तान में होता नजर नहीं आ रहा। आम पाकिस्तानियों को इस सारे ड्रामे से नुकसान पहुंच रहा है, फायदा मुझे कोई नजर नहीं आया। सही है। अच्छा, इसी बात को आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, तो मोहसिन बेग साहब आपका कमेंट इस पे ये जोड़ते हुए कि कुछ लोग ऐसे जिनकी इंक्वायरियां मौखिर हो गई क्योंकि वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, या वो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इलेक्शन कैंडिडेट हैं। ये नैब की कल प्रेस रिलीज आई थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में, तो इसी बात को जो फरूख साहब ने कहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसका कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा, शोर नजर आ रहा है, तो ये आप क्या कोई एनआरओ समझ रहे नया हुआ है, या ये पॉजिटिव इकदाम है इलेक्शन को थोड़ा शफाफ बनाने के लिए, परसेप्शन दूर करने के लिए जी कि कोई इस वक्त इदारा जो है इस वक्त वो बायस्ड नहीं है? मोहसिन बेग साहब। बेसिकली मैं डॉक्टर साहब की बहुत सी बातों से एग्री करता हूं कि मईशत का जो हाल है जो इन्होंने बताया, नेचुरली इससे भी ज़्यादा बुरा है। गरीब तो वाकई गरीब तर होता जा रहा है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि चेयरमैन नैब की जो कल स्टेटमेंट प्रेस रिलीज जारी हुई, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अगर आपने क्रिमिनल्स को इलेक्शंस के लिए छुट्टी देनी है वो वापस इलेक्ट होके आ जाएं, क्योंकि अवाम को तो वो धोखा दे रहे हैं, अवाम को तो अब उन्होंने नए ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो बेसिकली ये मंतक अगर चेयरमैन नैब दे रहे हैं कि जी इलेक्शन के बाद अगर हम कुछ करेंगे, मैं समझता हूं गलत है। और इनको जो अपना प्रोसेस है, इलेक्शन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं, वो अपना एक ड्यू कोर्स में इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए, और जिसको जिस टाइम में पकड़ना है उसको पकड़ना चाहिए। अगर ये बात करते हैं तो इन्होंने कमरुल इस्लाम को पकड़ लिया जो कि चौधरी निसार साहब के मुकाबले में था, सबको पता है किस वजह से पकड़ा गया, तो या तो आप उसको भी छोड़ दें और सारों को छोड़ दें। मकसद ये नहीं है कि आम क्रिमिनल या इलेक्शन लड़ने वाला क्रिमिनल जो है उसको छूटो और आम आदमी पकड़ के आप जेल में डाल दें। ये इनका डबल स्टैंडर्ड है नैब का, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो करप्ट है टाइमिंग मत देखें, वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या कोई एमएनए है, उसको आप ड्यू कोर्स में अगर आपके पास टाइम है, शवाहिद हैं, आप उसको पकड़ें। सेकंड चीज ये आती जाती है कि बेसिकली अगर नून लीग ये शोर डाल रही है या जो गवर्नमेंट अभी गई है वो ये शोर डाल रही है कि हमारा एहतसाब हो रहा है, नेचुरली आपने 10 साल गवर्नमेंट की, उसका हाल आप देख लीजिए, जो करप्शन इन्होंने की, जिस तरीके से मईशत का बेड़ा गर्क किया, मुल्क को एक ऐसे धाने पे लाके खड़ा कर दिया कि हमारे पास मईशत को बचाने का कोई बजाय कोई चीज नजर नहीं आ रही कि इस मईशत को आप
सहारा कैसे देंगे? तो ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूं इनके साथ तो 1% भी रियायत नहीं होनी चाहिए और इनको इनके अमाल की सजा मिलनी चाहिए। आज भी ये लोगों को धोखा देने के लिए आप इनको आजाद छोड़ रहे हैं ताकि गरीब आवाम को जाके कोई नया नारा दे दें, कोई नया ख्वाब दे दें, कोई नई बात कर लें। तो ये मंतक तो मेरी समझ से बाहर है कि जी इलेक्शन तक वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे जी? आपको जो ड्यूटी दी है आप वो करें। आपका काम सियासत करना नहीं है। नैब का ये काम नहीं है कि मसालतें करते फिरें। आप अपना, अगर आपने सही अरेस्ट किया तो उसका जवाब आप दें और पकड़ें इन लोगों को। ठीक है जी। और बड़ी अहम बात गुफ्तगू इस दौरान हुई जो फरोज सलीम साहब ने 60 से 70 दिन कहा है जी कि ये कश्ती डूब या टकरा सकती है कि टाइटैनिक वाला सिनेरियो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 60 से 70 दिन जो कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस 25 जुलाई को होते हैं तो हुकूमत आती है सितंबर तक आती हुई नजर आती है, नई काबीना जो आती है। तो नई काबीना, नई हुकूमत, हम इलेक्शन तो कर रहे हैं, तो नई हुकूमत का क्या सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होगा जहां हम खड़े हुए इस वक्त मईशत को लेकर? और असल सूरत हाल क्या है? फिच रेटिंग्स जो नई रिसेंटली आई हैं उसको भी सामने रखते हुए ये तज्जिया डॉक्टर फरोज सलीम साहब, मोहसिन बेग साहब का हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में एक बड़ा अहम सवाल जो शायद अब तक पूछा नहीं जा रहा, मैनिफेस्टोज आ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली किस तरह पाकिस्तान की मईशत को रिवाइव किया जाएगा, क्या होगा आगे, क्या अनसर्टन सिनेरियो नजर आ रहा है, ये बड़े अहम सवाल है। शहबाज शरीफ साहब कराची थे रिसेंटली, वहाँ कुछ सहाफ़ियों के साथ उनकी बैठक थी, वहाँ मैं भी मौजूद था। सहाफ़ी किसी ने सवाल पूछा जी कि क्या आपने सोचा है, आप जो प्लान्स बता रहे हैं लंबे चौड़े कि हम यूँ करेंगे, कराची में ग्रीन लाइन इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ कचरे का सफाई होगी, सारे निज़ाम बदलेंगे, पुल्स, मेट्रोज और पता नहीं 10-10 मेट्रोज देंगे, तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो वहीं मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी पोजीशन नहीं है, वी आर एट अ वेरी बेटर पोजीशन। वो अब न जाने कौन से इस वक्त विशफुल थिंकिंग है जो अभी भी जारी है इस वक्त जो हमारे हुक्मरान है, जो साबका रहे हैं उनकी तरफ से, लेकिन हमें रिमाइंडर बार बार आते हैं। और ये रिमाइंडर इस दफा जो आया है वो फिच रेटिंग की तरफ से आया है, जो कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अल्फाज बताते हुए मैं आगे जाऊं गेस्ट की तरफ, क्योंकि इसमें लिखा है, जो उनकी रेटिंग, उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि द न्यू गवर्नमेंट विल हैव लिमिटेड टाइम टू एक्ट एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस, जिसके बारे में बार बार हमें याद दहानी कराई जाती है, will pick up more rapidly in 2019. We expect the authorities to explore financing options and after the elections. यानी हमें फॉरेन फाइनेंसिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे नई हुकूमत को। फरोज सलीम साहब, वी ऑल नो कि ऑप्शंस तो है ही नहीं, एक ही है बस ऑप्शन, IMF है। ऑप्शंस नहीं है, बस एक ऑप्शन है IMF। तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है ये नहीं पता लोगों को। वो क्या है कॉम्प्लिकेशंस? IMF के पास चले तो जाएंगे पैसे मांगने, क्या होगा उसके बाद? फिर देखिए, एक चीज़ आपने जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे थे उसमें एक 4 अल्फाज का एक जुमला था, वो आपने नहीं पढ़ा, और वो ये है कि टाइम इज रनिंग आउट। ये फिच वालों ने कहा है कि टाइम इज रनिंग आउट फॉर पाकिस्तान, कि टाइम ख़त्म होता चला जा रहा है। ये 25-30 दिन जो हैं ये केयर टेकर्स ने गुजार देने हैं, और केयर टेकर्स ने कसम उठा रखी है कि हमने मईशत की कश्ती का जो रुख है वो नहीं बदलना। उसके बाद नई हुकूमत आएगी, आपने कहा कि सितंबर तक कोई नई काबीना बनेगी और फिर क्या फैसला साजी होगी और क्या नहीं होगी। अब आ जाए IMF के पास। देखिए, IMF के पास पिछले 50-55 साल की तारीख आप उनकी खोल के देख लें, उनके पास कोई कामयाब मॉडल नहीं है, कोई भी सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। उन्होंने जिस मुल्क की भी मदद की है, जिस मुल्क को वो अपने शिकंजे में, अपने जाल में लेके आए हैं, वो अभी तक वहां फंसा हुआ है। और ये एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं कि अगर दुनिया में बीमार ममालिक जो हैं वो कम हो जाएंगे तो IMF का कारोबार भी कम हो जाएगा। तो ये IMF का इंस्टीट्यूशन उसके अपने इदारे के मुफाद में है कि बीमार मुल्क रहें और ज्यादा से ज्यादा रहें और बीमार मुल्क कभी ठीक ना हो पाए। अब अपनी तारीख देख लें, हम जब भी कई सालों से IMF के पास जा रहे हैं लेकिन सिर्फ सीधी होती नजर नहीं आती। दो ममालिक की तारीख, दो ममालिक छोटी हकीकत में आपके सामने रख देता हूं। फरोज साहब, एक सेकंड को अगर आपको काट रहा हूं, सॉरी, लेकिन ये आप जो फाइनेंसिंग ऑप्शन वाली बात IMF है, तो सर उसमें चीन और बॉन्ड्स फ्लोट करना ये क्या ऑप्शन है ही नहीं? आप काउंट करते हैं ऑप्शन, ये आप काउंट ही नहीं कर रहे कि ये ऑप्शन ही नहीं है नई हुकूमत के लिए, ओनली IMF इज एन ऑप्शन। देखिए,
जी, पहली बात तो यह है कि इस साल जो फाइनेंसिंग गैप जो कहते हैं कि हमें मजीद कर्जाजात लेने हैं वो तकरीबन 25 से 26 अरब डॉलर के होंगे। इसको कोई दुनिया की ताकत, चाइना, सऊदी अरेबिया आपको इतने पैसे नहीं दे सकता। चाइना आपको 1 बिलियन दे देगा, दोबारा से 1 बिलियन दे देगा, सऊदी अरेबिया अनदर बिलियन डॉलर। यहां पे जो गैप है वो इतना बड़ा है कि वो IMF के अलावा और कोई पुर नहीं कर सकता। आपने इंटरनेशनल बॉन्ड की बात की, हम अभी नवंबर में लास्ट ईयर हमने यूरो बॉन्ड और वो इस्लामिक बॉन्ड जिसको सुकुक कहते हैं वो भी हमने बेचे। आप अंदाजा कीजिए कि नवंबर 2017 में जो हमने बॉन्ड, पाकिस्तान ने बॉन्ड $100 का बेचा था, आज बाजार में उसकी कीमत $83 चल रही है, यानी कि 17% डिस्काउंट हो गया है। अब अगर हम नए बॉन्ड फ्लोट करने जाते हैं, हमें उसके ऊपर 10.5, 11, 11.5 का रिटर्न देना पड़ेगा, जो नामुमकिन होगा। तो वो हमारी जो विंडो है वो तकरीबन बंद हो गई है। स्पेशली जब मूडीज आपकी डाउन रेटिंग करता है तो आपकी कॉस्ट बॉन्ड की बेतहाशा बढ़ जाती है। मूडीज डाउन रेटिंग कर चुका है, फिच का आपने जिक्र कर दिया, फिच भी कह रहा है कि आपके पास टाइम इज रनिंग आउट। अब वो वाली विंडो बंद हो गई है। अब हमको मजबूर किया जा रहा है एक ही सिमत के पीछे, और वो है IMF के पास जॉर्डन, उर्दन गया है। उर्दन को उन्होंने कोई $750 मिलियन का लोन दिया है, और उर्दन की तारीख में सबसे बड़े एहतजाज सड़कों के ऊपर 4 जून से शुरू हैं, और वहां के वजीर आजम को फोर्स कर दिया गया कि वो रिजाइन करे IMF की पॉलिसीज की वजह से। दूसरा मुल्क है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को $50 बिलियन का वादा किया है IMF ने, और सारे अर्जेंटीना के जो शहरी हैं वो तकरीबन सड़कों पर निकल आए हैं। मुझे लग रहा ऐसे है कि जब हम IMF के पास जाएंगे वो हमें मजीद अपनी करेंसी गिराने को कहेगा, वो मजीद बिजली के रेट बढ़ाने को कहेगा, वो मजीद गैस के रेट बढ़ाने को कहेगा। इतना बड़ा एक महंगाई का तूफान आएगा पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी शहरी भी मजबूर हो जाएंगे कि सड़कों पे निकल आए एहतजाज के लिए। अच्छा, और इसका दूसरा पहलू मोहसिन बेग साहब वो ये है कि जो CPEC है, एक तो ये कि उसके लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्योंकि अभी फरोज साहब ने ये तो बताया वाज़ेह तौर पर रास्ता एक ही है, IMF है। अब नई हुकूमत आए, सितंबर में काबीना बने, जो भी वो IMF के पास जाती है, और यही फिश ने भी लिखा है कि आपको जाना पड़ेगा फॉरेन ऑप्शन के तौर पे। तो CPEC पर क्या असर पड़ेगा? एक तो डेवलपमेंट वाइज, क्योंकि वो फिर अपनी कंडीशंस के साथ आते हैं, वो कहेंगे जी आप अपनी डेवलपमेंट को कर्व करें, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी के तौर पर मोहसिन बेग साहब इन्होंने बड़ा खुफिया रखा मामला को। लोन लिया है भाई, लोन लिया है, कंसेशनल लोन लिया है, सॉफ्ट लोन लिया है, इन्वेस्टमेंट है क्या है, कितने % पर है, उसकी क्या रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आपने रखा है, हमें कुछ नहीं पता। तो वो ट्रांसपेरेंसी IMF तो पूछेगा कि आपने क्या कर्जा लिया है, कितना चाइना से लिया, नहीं लिया, उस पर क्या फर्क पड़ेगा मोहसिन बेग साहब? देखिए, इन्होंने मुल्क के साथ ऐसा गेम खेल के गए हैं इन लोगों के साथ, और हैरान हूं कि आप देखिए CPEC के ऊपर जितने भी लोन हैं हमारे, नेचुरली मतलब इंफॉर्मेशन उस तरीके से अवेलेबल नहीं है लोगों को। अगर आपने लोन किस कंडीशंस पे लिए और उसकी हमने कब पे करने हैं, अगर IMF भी आपको कहे कि जी ये पैसे आपने, ये ना हो कि आप हमसे पैसे लें और लोन की मद में पे कर दें, तो बेसिकली LNG देख लीजिए, उस मायदे को आज तक इन्होंने ओपन नहीं किया। CPEC के साथ जितने भी उसको रीरूट किया, उसके रूट चेंज किए अपने बेनिफिट के लिए। तो बेसिकली ये तो पुराने जो हुक्मरान थे जो आजकल लंदन में बैठे हैं, आप देखिए उन्होंने कल कहा कि मैं नहीं आ रहा, और सारे बाल बच्चों समेत वो लंदन में हैं, उनके लिए तो वहाँ रहना कोई इशू नहीं है। लेकिन आवाम को जिस हालात में छोड़ के गए हैं, और समदी साहब भी वहीं पे हैं, उन्होंने सुना अभी नया घर ले लिया है, दुबई से शिफ्ट होके लंदन में रह रहे हैं। कल जरदारी साहब ने कहा कि उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम भी वहाँ कर दिया है। तो इन लोगों को पता था कि पाकिस्तान के आने वाले हालात क्या होंगे, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल थे उन हालात को करने में। तो इसीलिए इन्होंने अपनी सारी फैमिलीज वहाँ शिफ्ट कर दी, सारा बिजनेस वहाँ शिफ्ट कर दिया, अरबों रुपए यहाँ से लेके गए, वहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिकली इस मईशत का हाल तो मैं नहीं समझता कि नई गवर्नमेंट आके कितनी जल्दी इसको संभाल पाएगी या क्या करेगी। नेचुरली जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, वो तो बड़ा ही एक खौफनाक किस्म का सिनेरियो नज़र आ रहा है। मैं भी समझता हूँ कि ऐसा ही होगा, डॉलर फिर मज़ीद महंगा हो रहा है, और उसके महंगा होने से, आपकी करेंसी डिवैल्यू होने से नेचुरली महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है एक आम आदमी के लिए, अभी इन्होंने जो नया टैक्स बिजली के बिलों में लगाया है, वो आम आदमी बेचारा कहाँ से देगा? 40% महंगी कर दी है।
अगर आप उसके सारे टैक्सेस देखें। तो इस तरह से जब चीजें आएंगी तो यहाँ तो एक कैओस पैदा हो जाएगा और अवाम के पास कोई रास्ता नहीं है। ये अभी इलेक्शनों में आप किसी भी गवर्नमेंट को ले आए, मैं नहीं कहता कि आप ये पीटीआई आ रही है, पीपल्स पार्टी, किसी को लाएं, उसके पास सोल्यूशन नहीं है इकोनॉमी को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। और ये लोन जो हमने 2 माह के बाद इसकी पेमेंट शुरू होनी है वो हम कहां से देंगे। तो नेचुरली सी पैक के जितने भी मुआहदे, मैं तो समझता हूं इन हुक्मरानों को कटहरे में लाना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि आपने इस मुल्क से, इस 22 करोड़ लोगों से क्या जुल्म किया है और किस चीज का बदला लिया है, और आज आप किस मुंह से वापस वोट मांगने जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि मतलब आज भी लोग शायद इनके हमायती होंगे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि आपके बच्चों का फ्यूचर था जो ये चोरी करके ले गए और आपको एक दलदल में फंसा गए हैं। ये मुल्क के सारे लोग तो बाहर जा नहीं सकते, तो इस अवाम का हाल क्या होगा। मैं कल एक फुटेज देख रहा था कराची में, लोग 8 घंटे से लाइन में लगे हुए थे पानी के टैंकर के इंतजार में, वहां पर्ची सिस्टम चल रहा है और पैसे दे के पानी लेना है। मतलब ये किस मुल्क की हम बात कर रहे हैं। मतलब ये मुल्क पाकिस्तान है, जरी कंट्री आपको था। इलेक्शन के बाद किसी तरह भी स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ये तो हमें नजर आ रहा है। फरोज सलीम साहब, ये सीपैक वाली बात, आपको लगता है कि ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जा रहा है? आईएमएफ तो बोलेगा कर्जों का बताओ, क्या किया क्या नहीं किया, किस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ, आईपीपी सेट हुई, क्या परचेजिंग पावर एग्रीमेंट्स थे, क्या नहीं था? देखिए, जब आईएमएफ के पास कोई भी मुल्क भीख मांगने जाता है तो उनकी एक टर्म कहलाती है प्रायर एक्शन, जिसका मतलब यह है कि आप हमसे भीख मांगने आए हैं, पहले हमारी ये 4, 5, 6 शराइत हैं, ये शराइत पूरी करें, उसके बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। उसमें एक शर्त मुझे यकीन है इस दफा सीपैक की आएगी और वो कहेंगे कि सीपैक के सारे खाते हमारे सामने खोल के रखे जाएं, आपने कितने कर्जे लिए हैं, किस किस शरह पे लिए हैं, किस तरह उनकी वापसी होगी। इसकी एक प्रेसिडेंस पहले यह है कि 2008 में जब हम आईएमएफ के पास गए थे पैसे मांगने के लिए, तो उन्होंने शर्त लगाई थी कि लंदन क्लब से, जिसे हम उधार लिया करते थे, हमारे पैसे लेके आप लंदन क्लब को वापस नहीं कर सकते, लंदन क्लब के सारे खाते हमारे सामने खोल के रखे जाएं। यहां पे आपको याद होगा कि जब ऑरेंज ट्रेन अदलिया के पास थी, लाहौर हाई कोर्ट के पास शायद, तो यहां पे रियासत ने ये स्टैंड लिया था कि ये स्टेट सीक्रेट्स हैं, ये रियासत की सीक्रेट्स हैं, ये हम जाहिर नहीं कर सकते ऑरेंज ट्रेन के कितने कर्जे लिए गए, किस शरह पे लिए गए। जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि सीपैक के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स लगे हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 गुना ज्यादा महंगे लगे हैं मार्केट के हवाले से। जो साहिवाल कोल पावर प्लांट लगा है उसमें सर टाइम इख्तिताम पर पहुंच गया, तो आपका शुक्रिया।